हाँ, तो अपन पिछले वीडियो के अंदर दो राइट यानी कि दो अधिकार पढ़ चुके थे, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे नंबर 3 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। छोटे छोटे ही हैं इसलिए दोनों कंप्लीट हो जाएंगे और नेक्स्ट भी कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि ये छोटे ही हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं। लेकिन जो पहला समानता का अधिकार राइट टू इक्वलिटी और स्वतंत्रता का अधिकार राइट टू फ्रीडम, वो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्रीडम ही ये है लेकिन ये रिलीजन का है, धर्म का, ठीक है, वो ध्यान रखना। वो तो टोटल था बट ये सेपरेट धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आर्टिकल की भी बात करूंगा, अनुच्छेदों की बात करूंगा, जो आप एक्स्ट्रा साइड में नोट्स जो बना रहे हो, मैंने कहा भी था कि अपन बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसमें भी 2 मार्क्स का, कोई ज़्यादा क्वेश्चन बनेगा नहीं खास, ठीक है। ये एक राइट अगेंस्ट एक्सप्रेस का मतलब ये है कि मानव के दुर्व्यापार, ये आपने सुना भी होगा कि आप कोई भी किसी भी इंसान को, मानव का काम करने के लिए व्यापार नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी इंसान को बेचा नहीं जा सकता, वो एक गलत है, ठीक है। अगर किसी को बेचा जा, खूब सारी जगह अपन देखते भी हैं कि लोग मतलब किसी का किडनैप कर देते हैं, उसको आगे से आगे बेच देते हैं काम के सिलसिले, फिर उनको फैक्ट्रियों में अंडरग्राउंड कर दिया जाता है और वो फिर उनको बाहर नहीं निकलने दिया जाता और बहुत दिनों बाद उनको फिर पकड़ा जाता है, पुलिस वगैरह पकड़ती है, तब पता चलता है, तो वो गलत है। काम के सिलसिले में किसी को बेचा नहीं जा सकता, उसे बोलते हैं मानव का दुर्व्यापार। दूसरा बंधुआ मजदूर पर रोक। बंधुआ मजदूर पर रोक ये भी क्या है, इसके शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। और अगली है जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक, ठीक है। जैसे खूब ऐसे काम हैं, ठीक है, खूब ऐसे काम हैं जो जैसे केमिकल इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री के अंदर बच्चों से अगर काम करवाया जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो जो हानिकारक काम है वहाँ पर बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता, बड़े बड़े कारखानों में भी काम नहीं करवाया जा सकता। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शन भी है, हमारे संविधान छोड़ देता है। वो ये है कि अगर कोई मतलब कहते हैं ना पुश्तैनी काम है, खानदानी काम है, कि जैसे किसी का मटका बनाने का काम है, अगर किसी, तो वो खानदान उनका करता आ रहा है तो उनके बच्चे भी छोटा मोटा कर सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं, उससे कोई मतलब कहते हैं ना कि दिक्कत नहीं है। या फिर कोई किसान है, खेती बाड़ी करता है, तो बच्चे उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, छोटा मोटा काम बच्चे, क्योंकि उनका वो पुश्तैनी काम है, खानदानी काम है। लेकिन इनके अंदर वैसे उसको रोक है। तो ये वाली बात अगर अपन देखें तो आर्टिकल 23 के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा शोषण के विरुद्ध की मैं बात करूं तो ये 23 से लेके 24 इन 2 अनुच्छेद के अंदर ये आता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 आर्टिकल 24 दोनों आर्टिकल इसके अंदर है। और ये जो बात है 14 वर्ष वाली, 14 ईयर्स वाली बात, ये ना ये आर्टिकल 24 के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि संविधान के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान या अन्य किसी खतरनाक काम में नियोजित नहीं किया जा सकता, वहाँ पर उसको नौकरी नहीं दी जा सकती, नहीं किया जा सकता। फर्स्ट अपन ने पढ़ा था प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, ठीक है। फोर्स्ड लेबर का मतलब होता है बंधुआ मजदूर। अच्छा, ये बता देता हूँ, शब्द मैंने बताया नहीं तो। बंधुआ मजदूरी में किसी को रख लिया जाता है कि तुझे इतनी सैलरी मिलेगी, फिक्स है, काम तुझे करना ही पड़ेगा, बंधुआ बना लिया उसको, वो गलत है, वो इलीगल है, ठीक है। किसी को भी आप ऐसे बंधुआ नहीं बना सकते। खूब देखा होगा बच्चों को उठा लिया जाता है, किडनैप कर लिया जाता है, उसको बंधुआ मजदूरी में बांध लिया जाता है कि आपको 100 रुपये कमा के लाना ही लाना है आज दिन में। फिर वो भीख मांगते रहते हैं, फिर 100 रुपये कलेक्शन होता है, तब जाके घर जाते हैं, फिर भी उनको बड़ी बड़ी यातनाएं, जुल्म ढाए जाते हैं उन पर, वो न्यूज़पेपर में आती रहती है, वो चीज़ है, ठीक है। दूसरी प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन हैजार्ड्स जॉब। जो हैजार्डस वाले का मतलब जो खतरनाक काम होता है केमिकल इंडस्ट्री वगैरह के अंदर, वहाँ पर जोखिम वाले कामों बच्चों से काम नहीं करवाया जा सकता। ये तो 23 कहता है। 24 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो फॉरबिड्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन डेंजरस जॉब्स लाइक फैक्ट्रीज एंड माइंस। खाद्यान्नों और खानों के अंदर उसको काम बच्चों को नहीं करवाया जा सकता, 14 वर्ष से छोटे बच्चों को, उनके ऊपर छूट है। तो इस तरीके से फिर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए 2 लाइनें मैंने और लिखी है। इस प्रकार बाल श्रम को अवैध बनाकर और शिक्षा को बच्चों का मौलिक अधिकार बनाकर जो ये शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया है सरकार, हमारे संविधान ने, वो एक अर्थपूर्ण बनाया गया, मतलब एक बहुत अच्छा बनाया गया। अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है, एक अच्छा, पॉजिटिव। विथ चाइल्ड लेबर बीइंग मेड इलीगल एंड राइट टू एजुकेशन बिकम ए फंडामेंटल राइट्स फॉर द चिल्ड्रन, दिस राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हैज बिकम मोर मीनिंगफुल, ठीक है। अर्थपूर्ण बहुत अच्छी बात है।
बस 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे, इसके अलावा इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अपन 2 पढ़ चुके थे, तो ये नंबर 3 और ये नंबर 4 का अपना अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हालांकि इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन में पार्ट 1 में बता चुके, तो आइए तो पार्ट 4 है। पार्ट 1 में आपको सारी बातें बता दी गई हैं कि कोई भी इंसान अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकता है, ठीक है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये जो भी चर्च वगैरह बना सकता है, खुली छूट है उसको, ठीक है। और किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म में आ जा सकता है, खुली छूट है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। हमारा देश एक कहते हैं ना धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, सभी धर्मों का हम सम्मान करते हैं, ये हमारे देश की सबसे बड़ी खास बात है। अब देखते हैं इसके अंदर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तब आप क्या लिखोगे? तो मैं फिर बता दूं, अगर आर्टिकल लिखना चाहते हो तो आर्टिकल 25 से लेके 28 तक, ठीक है। यानी कि जो आर्टिकल है आपका, आर्टिकल वो 25 से 28, 3 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं, 25 से 28, ठीक है। 25 के अंदर बात है ये आर्टिकल 25 के अंदर बात लिखी हुई है, ये आपके अनुच्छेद बोलते हैं हिंदी में, 26 के अंदर बात लिखी हुई है। और ये जो 3 नंबर पॉइंट है, ये आपके अनुच्छेद 27 के अंदर बात लिखी हुई है। और लास्ट वाली बात आपके अनुच्छेद 28 के अंदर बात लिखी हुई है। 25, 26, 27, 28 ये लाइन वाइज आर्टिकल है। अभी से तैयारी करो, साइड में लिख लो अलग पेन से, ताकि आपको ये पता रहे कि एग्जाम में तो याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, ना लिखें, लेकिन तैयारी अभी से करनी है, फ्यूचर की प्लानिंग अभी से अपन कर रहे हैं। ये नोट्स बहुत शानदार, ये नोट्स नहीं है, ये फ्यूचर है आपका। स्क्रीनशॉट लेने वाले को फिर बोल दो स्क्रीनशॉट लेके मत छोड़ देना, ठीक है, वो फिर स्क्रीनशॉट लिए पड़े रहेंगे। रजिस्टर में अलग से आपको मेरे साथ के साथ उतारना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या है कि आस्था और प्रार्थना की आज़ादी है। किसी भी धर्म में आपकी अगर आस्था है तो उसको मान सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, छूट है, ठीक है। सिंपल वर्ड है, कोई मुश्किल भी नहीं है। फ्रीडम ऑफ कंसिस्ट एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। किसी का प्रचार प्रसार कर सकते हो, उसके बारे में उसकी आस्था कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो, उसके अंदर आपकी आस्था है तो लगन, कोई टेंशन नहीं है। ये आर्टिकल 25 कहता है। 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजन अफेयर्स। अगर आपको धार्मिक मामलों का प्रबंधन करना है, भाई कोई छोटी मोटी, जैसे आप किसी भी धर्म को मानते हैं अपन सब, तो जिस धर्म को मानते हैं उसका प्रबंधन मैनेजमेंट संभाल सकते हो, कर सकते हो। छोटी मोटी मीटिंग रख सकते हो, कहीं पर छोटी मोटी रैलियाँ कर सकते हो, खुली छूट है। बस वो हिंसक नहीं होनी, अहिंसक होनी चाहिए, हिंसक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए, मतलब बढ़ाने के लिए अदायगी की स्वतंत्रता। अदायगी मतलब कर अदायगी की स्वतंत्रता। इसका मतलब ये है, ध्यान से समझना, फ्रीडम टू पे टैक्सेस फॉर प्रोमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। किसी भी धर्म को अभिवृद्धि का मतलब बढ़ावा देने के लिए उसको टैक्स पे करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। मतलब ये बेसिकली मैं आपको राउंड फिगर में बात ये कहूँ ना, मोटा मोटी बात ये है कि कोई भी धर्म के जो लोग होते हैं, जो ट्रस्ट वगैरह बनाते हैं ना, इनसे कोई भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं पे करती, सीधी सी बात, करती नहीं, इनका टैक्स नहीं लगता। ये मान लो इनकी जो संपत्ति आती है उन पर कोई टैक्स नहीं लगता, ठीक है। ट्रस्ट हो चाहे कोई धर्म को बढ़ावा देने के लिए हो, जैसे लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद जहाँ भी जाते हैं, तो जो दान पेटी में कुछ पैसे डालते हैं, तो उन पर जितना भी कलेक्शन हुआ उन पर टैक्स नहीं लगता। मतलब कि टैक्स में छूट है, मतलब कि अदायगी की स्वतंत्रता, अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, मतलब वो कर को रख सकते हैं, पैसों रख सकते हैं, टैक्स दे या ना दे वो उन पर छूट है। इसका मतलब नहीं देते, ठीक है। इनके लिए गवर्नमेंट इस पर फोर्स नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। फ्रीडम टू अटेंड रिलीजन इंस्ट्रक्शन और वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बिल्कुल सही है, किसी भी स्कूल में या फिर कोई धार्मिक शिक्षण संस्था कोई भी हो, जैसे मस्जिद, मंदिर, जहाँ पर भी अगर आपको कुछ ठीक लगे कि मुझे यहाँ जाना चाहिए, किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, किसी में भी जा सकता है, खुली छूट है। वो वहाँ पर आराम से, जो वहाँ के रूल रेगुलेशन है वो तो फॉलो करने, बाकी वहाँ पर जाके आराम से छूट है, वो जा सकता है, वहाँ के नियम कायदे सीख सकता है, किसी भी धर्म को जान सकता है, छूट है। ये आर्टिकल 28 कहता है, ठीक है। ये थे आर्टिकल, साथ के साथ लिख लेना, बहुत ईजी रहेगा। नेक्स्ट, अब ये दोनों अधिकार तो हो गए पूरे। अब कुछ क्वेश्चन बनाए मैंने जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि धार्मिक स्वतंत्रता पर सरकार किन किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। ऑन वोट ग्राउंड्स कैन द गवर्नमेंट इम्पोज
रेस्ट्रिक्शंस ऑन द रिलीजियस फ्रीडम। अब आपके ये दिमाग में आ रही होगी जब आपने ये ऊपर फ्रीडम इसके बाद में लिखना है ना, वो है, आप ही सोच रहे होंगे कि हर चीज़ की छूट तो मिल गई तो फिर टेंशन फ्री हो गए। नहीं, कोई भी रूल ऐसा हो, जैसे खूब सारे धर्म ऐसे हैं जिसमें अभी भी कुछ अंधविश्वास को मानने वाले लोग रहते हैं, जो पुरानी उस पीढ़ी जो चल रही है उसी की बात मानते रहते हैं, है ना, कहते हैं ना। तो वो जो चीज़ है, पुरानी जो रूढ़िवादी सोच के लोग हैं, वो आज भी कुछ ऐसी कुप्रथाएं हैं जो उनको मानने पर मजबूर करते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर एक बहुत कुप्रथा चलती थी, सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा का मतलब ये है कि हमारे पहले चलती थी, अब तो नहीं है, बिल्कुल ख़त्म हो गई, कि अगर कोई किसी का हस्बैंड अगर मर जाता है तो उसकी जो पीछे वाइफ है उसको भी उस हस्बैंड के साथ में ही सती होना पड़ता था, मतलब साथ में ही उसको भी उस आग में जलना, ऐसा मान लो कि पड़ता था। ठीक है, ये एक बहुत ही गंदी कुप्रथा थी, वो कंप्लीटली अब वो उस टाइम के धर्म के अंदर चलती थी। तो अब ये थोड़ी है कि किसी धर्म को छूट है तो वो अभी भी चलाता रहेगा कि नहीं साहब हमारे तो धर्म का नियम है तो चलता रहेगा, नहीं। अभी जैसे 3 तलाक वाला कानून था मुस्लिम धर्म के लिए, बिल्कुल बहुत गलत प्रथा थी। ठीक है, उसको भी रोक लगा दी, हमारे देश के अंदर कानून बन गया, और वो अब अगर वैसा कहीं पाया जाता है तो वो एक जुल्म है। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ कुप्रथाएं हैं जहाँ पर रोक लगा दी जाती है सरकार के। उस टाइम पर ऐसा नहीं कि आपकी हमारे धर्म की कि हमें तो अधिकार है साहब हम तो करेंगे, ऐसा नहीं है। जो कुछ ऐसी कुप्रथाएं हो जो समाज में चलती आ रही हो, उन पर रोक लगाने के लिए गवर्नमेंट आपके इस अधिकारों को इम्पोज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, कुछ प्रतिबंध लगा सकती है। लाइक लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के आधार पर सरकार धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा सकती है। द गवर्नमेंट कैन इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस ऑन रिलीजियस फ्रीडम ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ। ठीक है, क्या क्या लिखा कि अगर किसी को लोक व्यवस्था या फिर नैतिकता या फिर कोई स्वास्थ्य के आधार पर सरकार किसी पर भी, जैसे किसी का स्वास्थ्य संबंधी वो कोई भी काम हो सकता है, ऐसा कह दिया साहब कि हमारे धर्म में तो कह दिया कि जो गर्म लोहे से, ऐसी कोई बता रहा हूँ कुप्रथा ऐसी है, हालांकि अभी आदिवासी क्षेत्रों में तो अभी भी चलती है कि दागा जाता है, गर्म लोहे को करके शरीर को दागा जाता है, वो हमारे ज़रूरी है, तो वो तो एक हेल्थ पर इफेक्ट पड़ रहा है उसका, जबकि उनके धर्म की वो चलती आ रही प्रथा है, कुप्रथा है, वो उसको रोक सकती है गवर्नमेंट की। नो, किसी की हेल्थ के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते। ऐसे खूब सारे मामले हैं, वो आप समझ गए होंगे। अगला, कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए भी सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे सती प्रथा जैसे कुप्रथा पर सरकार ने प्रतिबंध के लिए अनेक कदम उठाए थे। ठीक है, टू रिमूव सम सोशल एविल्स द गवर्नमेंट कैन इंटरवेन इन रिलीजन मैटर्स। फॉर एग्जाम्पल, द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मेनी स्टेप्स टू बैन द प्रैक्टिस ऑफ सती। ठीक है, यानी सती प्रथा के ऊपर गवर्नमेंट ने बहुत सारे पहले चलाई, तब जाके सती प्रथा खत्म हुई है। तो ऐसे काम कर सकती है, वहाँ पर आपको जो स्वतंत्र का है, फ्रीडम का जो आज़ादी है, वो उस पर थोड़ा आपको रेस्ट्रिक्शन है, और वो आप भी समझ रहे हो ये चीज़ें तो बहुत गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और बन सकता है, वो इसी धार्मिक स्वतंत्रता से ही है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को लोकतंत्र का प्रतीक क्यों माना जाता है। बताता हूँ। वाई इज़ द राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, धार्मिक स्वतंत्रता को लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का सिंबल क्यों माना जाता है, प्रतीक क्यों माना जाता है। पहले की बात करें अपन, अगर इतिहास की बात करें तो इतिहास गवाह है कि कोई भी राजा महाराजा होते थे, जो शासक होते थे, वो किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं देते थे। मतलब किसी एक धर्म को मान्यता देते थे अपने अपने हिसाब से, जिस धर्म का राजा अपने हिसाब से बातें करता था और नियम कायदे बनाता, लेकिन सभी धर्मों को इक्वलिटी कभी नहीं दी, किसी भी धर्म को आज़ादी दी नहीं, जो जिस धर्म का था वो अपनी दादागिरी कर लेता। लेकिन जब से डेमोक्रेसी आया है, जब से लोकतंत्र आया है, उसके बाद में सभी धर्मों को समान अधिकार मिलता है। इसलिए ये बहुत बड़ी चीज़ है धार्मिक स्वतंत्रता, है ना, फ्रीडम ऑफ ये क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे एक प्रतीक बोलेंगे हमारे किसका, डेमोक्रेसी का। क्योंकि एक प्रतीक का मतलब एक साइन हो गया, एक चिन्ह हो गया कि अगर डेमोक्रेसी नहीं आती, लोकतंत्र नहीं आता, तो फिर ये जो हमें आज़ादी कभी भी नहीं मिलती। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही, क्योंकि दुनिया के अनेक देशों के शासकों और राजाओं ने अपने अपने देश की जनता को धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार कभी नहीं दिया था। लेकिन जब अभी थोड़ी 2 लाइनें हो रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र जब से आया उसने दिया। तो बिकॉज द रूलर्स एंड किंग्स ऑफ मैनी
countries of the world did not give the right to freedom of religion to the people of their respective countries। ठीक है, अब 2 लाइनें और लिखेंगे तब जाके क्वेश्चन पूरा होगा और फिर अपन नेक्स्ट फिर अधिकार लेंगे। ठीक है, हाँ तो इसको आगे देखो कि पीपल फॉलोइंग ए रिलीजन डिफरेंट फ्रॉम द रूलर्स वर either killed या फिर फोर्स टू एक्सेप्ट द हॉनरेबल रिलीजन बाय द रूलर्स। यानी कि ये यूँ कहना चाह रहा है कि शासकों से अलग धर्म मानने वाले लोगों को या तो मार डाला जाता था या फिर विवश किया जाता था कि शासकों द्वारा जो धर्म चल रहा है, जैसे कि आपने उसी को मानो। औरंगजेब के बारे में सुना होगा। औरंगजेब इतना क्रूर शासक था, भारत के लोगों को, खूब लोगों को उसने धर्म परिवर्तन करवाया, ज़बरदस्ती करवाया। बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, उनको भी तोड़ तोड़ के मस्जिद जैसा बनवाया। तो ऐसे खूब सारे ऐसे क्रूर शासक के राजा हुए हैं जिन्होंने इस तरीके से गिनौने काम पहले किए हैं जब डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन जब डेमोक्रेसी आ गई उसके बाद में ये चीज़ें अब नहीं होती। ठीक है, अगला, अतः लोकतंत्र में अपनी इच्छा के अनुसार धर्म पालन की स्वतंत्रता को हमेशा एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया गया। Therefore, in democracy, the freedom to practice religion according to one's will has always been accepted as a basic principle। यानी कि सभी जो इसको जो पसंद है वो धर्म, उस धर्म में रह सकता है, उस धर्म में आ सकता है या फिर जा भी सकता है, खुली छूट है। ठीक है, तो एक ये डेमोक्रेसी की ही देन है, वरना पहले तो आपको मैंने बात बता दी ऐसा होता था। नेक्स्ट जो अधिकार हैं, ये छोटे छोटे राइट है इसलिए कंप्लीट करते जा रहे हैं अपन। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, यानी कि सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, छोटा सा एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकता है ये भी। आर्टिकल की बात करता हूँ तो 29 और 30 2 आर्टिकल इसके अंदर आते हैं। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अंदर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं। ठीक है, लेकिन वैसे इस जो ये आपको नाम से पता चल रहा है ना कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये ऐसा बेसिकली सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए ही हैं, मतलब जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए हैं। जैसा कि हमारे देश के अंदर माइनॉरिटी में जैसे मुस्लिम समुदाय है, सिख हैं। ठीक है, तो इन धर्म के लोगों को माइनॉरिटी के अंदर मतलब अल्पसंख्यक जो संख्या में कम हो, ठीक है, वो माना जाता है। लेकिन ध्यान रखना ये जो आर्टिकल है ऐसा मत सोचना कि सभी के लिए, नहीं, ये ओनली अल्पसंख्यक के लिए है, माइनॉरिटी के लिए है, मतलब अल्पसंख्यक। इसीलिए इसको शॉर्ट में अल्पसंख्यक का अधिकार भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि ये माइनॉरिटीज़ का राइट भी बोला जाता है इसको कभी भी अलग नाम से, तो ऐसा कंफ्यूज मत होना, ये वही राइट है। मतलब कल्चरल और एजुकेशनल राइट तो हैं, लेकिन किनको? अल्पसंख्यकों को, बहुसंख्यकों के लिए नहीं है ये हालांकि बहुसंख्यकों को भी छूट है, लेकिन ये वाली जो बात है 29 और 30 ये अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अपनी जात, अपना धर्म और संस्कृति बचा के रखने का हक है। उनको स्कूलें, कॉलेज वगैरह अपने धर्म को खोल सकते हैं, वो धार्मिक संस्थान खोल सकते हैं, जैसे ही मदरसा वगैरह होते हैं अपन जानते हैं, वो चीज़ें उनको छूट है। तो आर्टिकल 29 में तो ये बात लिखी हुई है, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, उनको खुली छूट है, वो अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते। कुछ भी का मतलब जो कानूनी हो, जैसे कि कोई उन्हें छोटी मोटी संस्था खोल दी, एजुकेशनल संस्था, जिसमें अपने धर्म, अपने इसका भाषा का और संस्कृति का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। ये तो 29 में लिखी हुई है। और 30 के अंदर लिखी, अनुच्छेद 30 में लिखी हुई है कि अल्पसंख्यकों शैक्षिक संस्थाएं, मतलब जो स्कूलें वगैरह खोल सकते हैं वो, यानी कि राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। वो तो अपना पहला तो हुआ है कि लैंग्वेज और कल्चर बचाने के लिए, दूसरा स्कूलें खोलने के लिए, इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए 30। ठीक है, ये बात है। फिर मैंने इसको थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए, क्योंकि 2 मार्क्स में अगर आ जाता है तो ये लाइन लिखी है कि ये वाले पॉइंट कि भाषाई या धार्मिक अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। और दूसरी बात, शिक्षण संस्थान तो वो खोल सकते हैं, लेकिन हमारी जो सरकार है, ध्यान से सुनना ये वाली जो 2 लाइनें, कि हमारी जो सरकार है वो शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय अनुदान देने के मामले में, जब उनको वित्तीय अनुदान का मतलब होता है बजट के अंदर पैसा रख देना कि भाई इतना पैसा इनको देंगे, इतना पैसा इनको देंगे, इतना पैसा माइनॉरिटीज़ के अंदर लगाएंगे, तो उनको
पैसा जब देगी गवर्नमेंट, जब पैसा अलॉट करेगी ऐसा मान लो, तो उस टाइम पर ये बिल्कुल भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है भेदभाव नहीं करेगी कि ये अल्पसंख्यक समुदाय से हैं या फिर ये इस धर्म से हैं, इसलिए गवर्नमेंट ये बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करेगी। मतलब ये है कि वित्तीय अनुदान देने के मामले में सरकार इस आधार पर भेदभाव नहीं करेगी। किस आधार पर नहीं करेगी? कि इसके आगे है वो आधार जो बेस लिखा हुआ है, इस आधार पर बिल्कुल भेदभाव नहीं करेगी कि शिक्षण संस्थान का जो प्रबंध है वो किसी अल्पसंख्यक समुदाय के हाथ में है। तो ऐसा गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी कि अल्पसंख्यक समुदाय के इसको इतना क्या देना, ऐसा कभी भी नहीं कर सकती, ये उनके अधिकार है। ठीक है, यानी कि ऑल माइनॉरिटीज रिलीजन और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ऑन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वो तो पढ़ लिया अपन ने। द गवर्नमेंट विल नॉट, ये इंपॉर्टेंट बात है, द गवर्नमेंट विल नॉट while granting aid to education institutions discriminate against an educational, वो पूरा यहाँ तक है, institution on the basic that it is under the management of minority community। ठीक है, ऐसा कि भाई उसका मैनेजमेंट जो संभालने वाला है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी का है, इसलिए उसको इतना पैसा, ये इतना अनुदान नहीं देंगे, ऐसा कभी भी वो हमारी सरकार नहीं करेगी। अब बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं अपन, माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक। ये अल्पसंख्यक है क्या? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये है अल्पसंख्यक क्या है, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, वर्ड इज माइनॉरिटी। एग्जाम में ये थोड़ी लिखोगे कि जो संख्या में कम है उसमें कम, हाँ संख्या में कम है माइनॉरिटी होता है, लेकिन वो उतना ऑथेंटिक आंसर नहीं है। प्रॉपर ये लिखना है कि अल्पसंख्यक वह समूह है जिनकी अपनी एक भाषा या धर्म होता है और देश के किसी एक भाग में या फिर पूरे देश में संख्या के आधार पर किसी अन्य समूह से छोटा होता है। समझ गए? यानी कि इनका सेपरेट अपना धर्म या एक भाषा होती है और देश के अंदर जितने भी कोई भी एक ग्रुप ले लो, कोई भी एक धर्म या कोई समूह ले लो, उसके अगर कंपैरिजन करें तो ये थोड़ी संख्या में छोटे होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, यानी कि माइनॉरिटीज आर ग्रुप्स that have common language or religion and in a particular part of the country, in the country as a whole, they are outnumbered by some other social section। outnumbered का मतलब है संख्या में कम होना other section की तुलना। ठीक है, तो वो होता है माइनॉरिटी। तो 1 मार्क्स में अगर माइनॉरिटी के बारे में आए तो शानदार लिख देना। अब जो आपकी बुक के पीछे क्वेश्चन दे रखे हैं खूब सारे, तो अपने खुद को सोचने वाले क्वेश्चन ही है, लेकिन उसका क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो अभी कर लेते हैं, क्योंकि मैं उसकी फ़ोटो लगा देता हूँ। अब आराम से पढ़ के, क्योंकि उसका कौन सा पार्ट सही है वो वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अपना ये बुक के पीछे वाला। ठीक है, उस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं और बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में जो रेमेडीज़ वाला है, संवैधानिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का जो एक अधिकार बचेगा लास्ट, छठा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अपन ने 3, 4, 5, 1, 2 तो 2 वीडियो अलग अलग बनाए थे, 3, 4, 5 आज कर लिए। लास्ट छठा अधिकार राइट है और नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फुल्ली एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है और बहुत सारी बातें एक्स्ट्रा सीखने वाले उसके अंदर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन देखो 4 इस तरीके से हैं कि निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारियों की सही व्याख्या है। ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर आते हैं, चाहे सिविल सर्विसेज को, उनकी प्रीलिम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल आए हुए भी हैं। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। फर्स्ट है, शैक्षिक संस्था खोलने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चे इस संस्थान में पढ़ाई कर सकते हैं। ओनली चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू द माइनॉरिटी ग्रुप दैट हैज़ ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन कैन स्टडी देयर। गलत बात है, कोई भी पढ़ाई कर सकता है, ये सही व्याख्या इसकी नहीं है। दूसरा, सरकारी विद्यालयों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को उनकी संस्कृति और धर्म विश्वासों से परिचित कराया जाए। ये इसके अंदर थोड़ी आता है। यानी गवर्नमेंट स्कूल मस्ट इंश्योर दैट चिल्ड्रन ऑफ द माइनॉरिटी ग्रुप विल द इंट्रोड्यूस्ड टू देयर बिलीफ एंड कल्चर। ये इसके अंदर बताया था कि मैंने, इसके अंदर नहीं आता, तो ये भी गलत बात है, क्योंकि अपन को आंसर वही छांटना है जो सांस्कृतिक और शैक्षिक के अंदर आता हो। ठीक है, यानी कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के अंदर आता हो, वही आंसर होगा इसका। सी, भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक अपने बच्चों के लिए विद्यालय खोल सकते हैं और उनके लिए इन विद्यालयों को आरक्षित कर सकते हैं। सी, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस
माइनॉरिटीज़ कैन ओपन स्कूल फॉर देयर चिल्ड्रन एंड कीप इट रिजर्व फॉर देम। ये बिल्कुल बात सही है, यानी कि वो अपने अल्पसंख्यक बच्चों भाषाई जो भी लोग हैं वो खोल सकते हैं, स्कूल वगैरह खोल सकते हैं। ये भी मैंने आपको बताई थी। एक बार और पढ़ लेते हैं। चौथा कि भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक ये मांग कर सकते हैं कि उनके बच्चे उनके द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं के अतिरिक्त किसी अन्य संस्थान में नहीं पढ़ेंगे। बिल्कुल गलत बात है, ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते वो मांग, क्योंकि ऐसा थोड़ी उनको छूट दे दी, ये भी करेंगे कि नहीं हमारे बच्चे यहाँ नहीं पढ़ेंगे और कहीं और नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ यहीं पढ़ेंगे। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उनके बच्चे भी कहीं और भी पढ़ सकते हैं। ठीक है। लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज कैन डिमांड दैट देयर चिल्ड्रन मस्ट नॉट स्टडी इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्सेप्ट दोज मैनेज्ड बाय देयर ओन कम्युनिटी। बिल्कुल गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इंग्लिश में सी और हिंदी में ग। ठीक है। इस तरीके से अपना जो 3 अधिकार अपने आज कंप्लीट कर लिए। ठीक है। ओके।